हेलो एवरीवन। सो पॉलीकैब इंडिया पे आज हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी के इसी वीक में रिजल्ट आए हैं। कल कॉन कॉल हुआ इस कंपनी का। तो काफी सारे लोगों का क्वेरी भी आया कि क्या एक इंटरेस्टिंग डील बन रही है पॉलीकैब इंडिया के अंदर, एक अच्छा री रेटिंग देख सकते हैं। सो उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे, प्लस इसको कंपेयर करेंगे इनके लार्जर पीयर्स के साथ में, के या इंडस्ट्री, आर काबिल, तीनों का पीयर टू पीयर कंपेरिजन करेंगे, कहाँ पे ज्यादा अच्छा स्कोप दिख रहा है एंड ओवरऑल इस इंडस्ट्री में, इस सेक्टर में क्या ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, डिमांड का आउटलुक कैसा लग रहा है, ग्रोथ का आउटलुक कैसा लग रहा है, जो बाकी के जो तीन चार छोटे प्लेयर्स हैं जिनको हम कंसिस्टेंटली ट्रैक करते हैं उनका ग्रोथ कैसे ड्राइव हो सकता है, वो सारे फैक्टर्स भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉलीकैब का Q1 का रिजल्ट देखते हैं कि नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे हैं। सो इनका रेवेन्यू का नंबर अगर आप देखोगे वाई लेवल पे 26% का ग्रोथ आया है कंपनी के टॉप लाइन के अंदर। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑफ कोर्स आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन ये सीजनैलिटी है इस इंडस्ट्री का। Q1 Q2 वीक रहता है इस इंडस्ट्री के लिए बिकॉज मॉनसून का सीजन होता है, तो आपका जो ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन है वो काफी कम होता है। Q3 Q4 बहुत अच्छा होता है, इसीलिए वाई कंपेयर करना ज्यादा बेटर है। तो 26% का ग्रोथ है टॉप लाइन में। देन इबिट्टा में काफी अच्छा ग्रोथ है, 47% का ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को। सेम आप देखोगे पैट में भी 49% का ग्रोथ आया है। अब इनके इस ग्रोथ को ड्राइव किसने किया है, तो पॉलीकैब का जो 80% के आसपास जो रेवेन्यू है वो इनका केबल्स और वायर्स वाले बिजनेस से आता है। तो इनका जो केबल और वायर का बिजनेस है उसमें 31% का ग्रोथ है, यानी जो मेन सेगमेंट है आपके रेवेन्यू का उसी ने आपके रेवेन्यू को ड्राइव किया है। 31% का ग्रोथ है और इसमें मार्जिन में भी एक्सपेंशन हुआ है। 13% के आसपास मार्जिन थे कंपनी के लास्ट ईयर, इस बार ऑलमोस्ट 15% के बिट्टा मार्जिन आए हैं कंपनी के। क्यों इंप्रूव हुआ है वो आगे कॉन कॉल में इनका डिस्कस करेंगे। देन एफएमईजी वाला सेगमेंट जो बहुत टाइम से इनका लॉस में था, लास्ट क्वार्टर से ये ब्रेक इवन करना स्टार्ट हुआ है एंड ये सेकंड कंसेक्यूटिव क्वार्टर है पॉलीकैब के लिए जहां पे इनका एफएमईजी का जो इबिट्टा मार्जिन है वो इंप्रूव हुआ है। 2% के आसपास का इबिट्टा मार्जिन है। रेवेन्यू में भी अच्छी ग्रोथ है 18% की। जो ईपीसी का सेगमेंट है उसका रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 19% से, इबिट्टा मार्जिन में भी फॉल है, लेकिन क्योंकि इसका टोटल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है तो कुछ खास रेवेन्यू पे इसकी वजह से इंपैक्ट पड़ा नहीं है कंपनी के। बाकी अगर हम मेनली देखें कि ऑपरेटिंग लेवरेज आया कहां से कंपनी को, तो वो आया इनके मार्जिन में जो एक्सपेंशन हुआ है उसकी वजह से। सो एक तो इनका आप कंट्रीब्यूशन देखोगे लास्ट ईयर से इंप्रूव हुआ है, इबिट्टा मार्जिन 12% से 15% के आसपास आ गए हैं, और क्योंकि इनका जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट वो ऑलमोस्ट सेम है जो लास्ट ईयर था, इसका पॉजिटिव इंपैक्ट आया कंपनी के पैट के अंदर। 49% का ग्रोथ दिखा है हमको बॉटम लाइन के अंदर। तो रिजल्ट नो डाउट काफी अच्छे आए हैं कंपनी के। अब इनके कॉन कॉल का जो की पॉइंटर्स है उसको डिस्कस करेंगे कि डिमांड कैसी है, ग्रोथ आउटलुक कैसा लग रहा है इंडस्ट्री के लिए, और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इस डिमांड को, इस सेक्टर की डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं, और फिर एंड में पीयर टू पीयर कंपैरिजन करेंगे। सो कॉन कॉल का अगर हम मेन पार्ट डिस्कस करें तो एक तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि मैक्रो फैक्टर्स किस तरीके से चल रहे हैं। अभी अगर आप कैलेंडर ईयर 2024 देखोगे तो वो काफी वीक गया था अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हालांकि इस सेक्टर पे उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा था, हर एक कंपनी का मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट था, तब भी इनके नंबर्स भी काफी अच्छे आ रहे थे। लेकिन आज अगर आप इनके कॉन कॉल सुनोगे, इनका मैनेजमेंट का कमेंट्री सुनोगे, तो आपको वो कॉन्फिडेंस दिखेगा कि अब ये और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं इस सेक्टर के डिमांड आउटलुक को लेकर के। सबसे बड़ी चीज क्या हुई है कि जो गवर्नमेंट का कैपेक्स हमने लास्ट पूरे फाइनेंशियल ईयर में देखा था कि इलेक्शन की वजह से, हीट वेव की वजह से मंथ ऑन मंथ लेवल पे डी ग्रो करता जा रहा था, वाई लेवल पे डी ग्रो करता जा रहा था। दिसंबर ऑनवर्ड्स उसमें बहुत अच्छा पिकअप देखने को मिला है। अगर आप अप्रैल और मई, ये जो 2025 का अप्रैल और मई गया है, इसका क्यूमुलेटिव कैपेक्स का डेटा देखोगे और उसको कंपेयर करोगे लास्ट ईयर अप्रैल और मई के साथ में, तो उसमें 54% का ग्रोथ है। गवर्नमेंट कैपेक्स की हम बात कर रहे हैं। और लास्ट ईयर जो इनका अप्रैल मई का क्यूमुलेटिव जो कैपेक्स था गवर्नमेंट का, वो 2023 के कंपैरिजन में उसमें 14% का डिक्लाइन था। तो 14% का डिक्लाइन के कंपैरिजन में इस साल हमको 54% का जंप देखने को मिला है गवर्नमेंट कैपेक्स में, तो ये काफी पॉजिटिव चीज है। इनफैक्ट अगर आप दिसंबर ऑनवर्ड्स एवरेज देखोगे, जो जनवरी से लेकर के अभी तक जो अप्रैल मई जून गया है हमारा, एवरेज मंथली जो गवर्नमेंट का कैपेक्स है वो 1.26 ट्रिलियन है। उससे पहले के मंथ्स में अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो वो 0.64 ट्रिलियन के आसपास आता है। यानी जो एवरेज कैपेक्स है गवर्नमेंट का मंथली बेसिस पे, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका लास्ट 5-6 मंथ्स के कंपैरिजन में। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज है, बिकॉज आप काफी सारे कॉर्पोरेट्स का मैनेजमेंट की कमेंट्री भी सुनोगे तो उसमें भी एक बड़ा फैक्टर ये बताया जा रहा था कि इलेक्शन की वजह से हमारा ग्रोथ रुक गया है। काफी सारे जो ऑर्डर्स थे वो, हालांकि ऑर्डर कैंसिल नहीं हुए हैं, लेकिन ऑर्डर का एग्जीक्यूशन एक तरीके से गवर्नमेंट ने डिले कर दिया है। कई सारी कंपनीज का वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम आया जिसकी वजह से वो और फर्दर कैपेक्स नहीं कर पा रहे थे, और उसके ऊपर से हीट वेव था जिसने कंजम्पशन डिमांड को और ज्यादा वीक किया। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो क्यूमुलेटिवली इंपैक्ट कर रहे थे इकोनॉमी को।
हालांकि ग्लोबली अभी भी अनसर्टेनिटी है, लेकिन अब ये जो चीजें इंप्रूव होती हुई दिख रही है, ये जो डेटा हमारे सामने आ रहा है लास्ट कुछ वीक से, ये एक ये चीज शो कर रहा है कि आने वाले टाइम में डिमांड एनवायरनमेंट वापस से पिकअप करना स्टार्ट कर सकता है। उसके ऊपर से अगर आप वो जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है, 73 मंथ्स में सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन का डेटा आया है, तो ये भी काफी अच्छा है। फिर आप इंडस्ट्रियल डेटा देखोगे, जीएसटी कलेक्शंस का डेटा देखोगे, ये सारी चीजें भी काफी अच्छी है। और इसके ऊपर से एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट कैपेक्स। तो हमारा ये जो इकोनॉमी ग्रोथ का जो साइकिल चल रहा है लास्ट 4-5 ईयर से, सबसे ज्यादा क्या बात की जाती है कि सिर्फ एक ही इंजन इसका वर्क कर रहा है, मतलब गवर्नमेंट का कैपेक्स ही मेनली इस इकोनॉमी ग्रोथ को ड्राइव कर रहा है। जो प्राइवेट कैपेक्स है वो इतना ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो प्राइवेट कैपेक्स अगर आप देखोगे, FY 2011 जो था, उसमें लिस्टेड कंपनीज का जो एवरेज कैपेक्स था टोटल, वो 6 लाख करोड़ के आसपास था। उसके बाद से ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स तक एक पूरा स्टैग्नेंट पीरियड था, मतलब वही 4-5-6 लाख के करोड़ के बीच में रहता था 2021-22 के आसपास। लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो आपका गया है 2025, उसमें सारे लिस्टेड कंपनीज का अगर आप कैपेक्स देखोगे, प्राइवेट कैपेक्स की जब हम बात करते हैं, तो वो ऑलमोस्ट 11 लाख करोड़ टच कर रहा है। तो ये आपको क्या शो करता है कि फाइनली अब जो दूसरा इंजन है इकोनॉमिक ग्रोथ का, उसने भी पिकअप करना स्टार्ट किया है। पूरे 10-11-12 ईयर्स के बाद जो वो कैपेक्स का नंबर है वो ऑलमोस्ट डबल हुआ है, 6 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़। तो आई मीन ये आपको एक तरीके से कन्विक्शन देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि अगर गवर्नमेंट कैपेक्स कर रही है, प्राइवेट प्लेयर्स कैपेक्स कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का नंबर नीचे जाता जा रहा है, तो ये डिमांड के लिए अच्छा है। इंटरेस्ट रेट कट होते जा रहे हैं, तो ओवरऑल ये क्रेडिट ग्रोथ के लिए, डिमांड के लिए काफी अच्छी चीजें हैं। वही मैनेजमेंट ने भी बताया कि मैक्रो फैक्टर्स हमको ये सारी चीजें शो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं कि डिमांड आउटलुक आगे के लिए काफी अच्छा रह सकता है। और इस फाइनेंशियल ईयर की भी अगर हम बात करें, ये जो FY 26 अभी स्टार्ट हुआ है, तो इसमें गवर्नमेंट ने जो अपने लिए कैपेक्स का टारगेट जो सेट किया था, उसका ऑलमोस्ट 20% इन्होंने मई तक में कंप्लीट कर दिया है। एंड ये भी लास्ट 7 ईयर्स में सबसे हाईएस्ट है। तो अगेन वही मैनेजमेंट भी कह रही है कि ग्लोबली आपको अनसर्टेनिटी दिखेगी, लेकिन ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमको कन्विक्शन देते हैं, कॉन्फिडेंस देते हैं कि हमारा आउटलुक, हमारा इकोनॉमी का आउटलुक काफी अच्छा रहने वाले आने वाले क्वार्टर्स एंड मंथ्स के अंदर। देन इनके नंबर्स की अगर हम बात करें तो ग्रोथ वगैरह काफी अच्छी रही है। मैनेजमेंट का कहना है कि केबल्स और वायर बिजनेस में जो हमारा सर्दर्न रीजन है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि नॉर्दर्न और बाकी रीजन ने भी पार्टिसिपेट किया है, बट मेन जो ग्रोथ है वो सर्दर्न रीजन से आया है। एक्सपोर्ट में काफी अच्छी ग्रोथ है, 24% से इनका YOY का ग्रोथ आया एक्सपोर्ट बिजनेस में, और टोटल रेवेन्यू का 5% कॉन्ट्रीब्यूशन है अब इनका एक्सपोर्ट वाले सेगमेंट से। देन एक्सपोर्ट में एक और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो टैरिफ का सिनेरियो चल रहा है उसकी वजह से कैसा इंपैक्ट एक्सपेक्टेड है, क्या वहां पे डिमांड थोड़ी बहुत कम होती हुई दिखी है। पॉलीकैब का जो टोटल एक्सपोर्ट बिजनेस है उसका 1/3 इनका यूएस से आता है, तो यूएस काफी इंपॉर्टेंट है पॉलीकैब के एक्सपोर्ट सेगमेंट के लिए। एंड इनकी मैनेजमेंट का भी वही सेम कमेंट्री आप देखोगे जो हमने काफी सारे मैनेजमेंट से सुना है कि शॉर्ट टर्म में या नियर टर्म में जरूर ये अनसर्टेनिटी चल रही है टैरिफ की वजह से, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ये भी देख रहे हैं एक्सपोर्ट के अंदर, स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी रखा गया है वहां पे, उसमें इंडिया को एज है। इंडिया का इंपोर्ट ड्यूटी है 10%, और हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं जो बाकी कंट्रीज हैं, चाइना उसका 55% है, मैक्सिको का आपका 30% के आसपास है, साउथ कोरिया 25% है, वियतनाम वगैरह 20% के आसपास है। तो ऑलमोस्ट 2 टाइम से 5 टाइम का डिफरेंस है बाकी कंट्रीज का जो इंपोर्ट ड्यूटी है और इंडिया का जो इंपोर्ट ड्यूटी है। एंड आगे चल के भी माना जा रहा है कि मतलब इसमें एज जो है वो इंडिया को ही रहेगा। तो जितनी भी सप्लायर्स हैं यहाँ से केबल और वायर इंडस्ट्री के, उनको एक एज रहेगा आगे चल के भी। तो ग्रोथ आउटलुक वगैरह ये भी काफी कॉन्फिडेंट है, एक्सपोर्ट में यूएस के अंदर अच्छा रहेगा। देन इनका ग्रोथ गाइडेंस की अगर हम बात करें तो इनका नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए इन्होंने टारगेट सेट किया है। जो एफएमईजी का इनका बिजनेस है वो 1.5 से 2 टाइम का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं इंडस्ट्री ग्रोथ में। तो इंडस्ट्री ग्रोथ डबल डिजिट में रहने का एक्सपेक्टेड है 10, 11, 12%। तो एफएमईजी का जो ग्रोथ है वो आपका 20% से 22% के आसपास रहेगा पॉलीकैब का। बट अच्छी चीज क्या है कि इनका ब्रेक इवन अब हो चुका है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले क्वार्टर्स में ये मार्जिन का नंबर और इंप्रूव होगा। प्लस इबिट्टा मार्जिन बाय द एंड ऑफ FY 2030 इनका 8 से 10% के रेंज में आ जाएगा। अभी ईबिट मार्जिन इनका 2% है, 2% के आसपास है। सो ऑलमोस्ट 4 से 5 टाइम का कंपनी इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रही है अपने इबिट्टा मार्जिन में एफएमईजी बिजनेस के अंदर। कैपेक्स का क्या प्लान है? सो पॉलीकैब का अगर आप लास्ट 2-3 इयर्स का कैपेक्स देखोगे तो ऑन एन एवरेज एनुअल बेसिस पे 800 से 900 करोड़ का ये कंपनी कैपेक्स करती थी। अब इन्होंने जो नया गाइडेंस दिया है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए,
उसमें कंपनी 6,000 करोड़ से 8,000 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान कर रही है टिल 2030, अगले 5 साल के अंदर। तो एनुअल कैपेक्स जो है वो इनका 1200 करोड़ से 1600 करोड़ के बीच में रहेगा। अभी Q1 में ऑलरेडी 400 करोड़ का कैपेक्स ये कर चुके हैं, यानी 3 क्वार्टर्स और पेंडिंग है, तो बिल्कुल इनलाइन कंपनी चल रही है। 1200 से 1600 करोड़ का कैपेक्स का टारगेट है कंपनी का। अब ये जो 6,000 करोड़ या 8,000 करोड़ जो ये कैपेक्स प्लान कर रहे हैं, इसका जो मेजर पार्ट है वो केबल और वायर बिजनेस के अंदर ही जाएगा। कुछ जो रिमेनिंग पार्ट है वो थोड़ा बहुत बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और अगर कहीं पे इनको अपॉर्चुनिटी दिखा तो कंपनी एफएमईजी वाले सेगमेंट के अंदर इन्वेस्ट करेगी। लेकिन नियर टर्म में इनको एफएमईजी में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रहा जहां पे कैपेक्स करने का रिक्वायरमेंट है, तो अभी कंपनी पूरा का पूरा केबल और वायर के अंदर ही करेगी। इनका ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो केबल वाले सेगमेंट से ज्यादा आ रहा है। 72-73% जो रेवेन्यू है वो केबल वाले बिजनेस से आया इस क्वार्टर में, बाकी का जो है वो आपका वायर बिजनेस से आया है। तो कंपनी कह रही है कि केबल में डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है, बिकॉज वही गवर्नमेंट कैपेक्स पिकअप करना स्टार्ट किया है, और इनका कहना है कि गवर्नमेंट का ऐसा इंटेंशन है कि हर मंथ वो अभी भी 1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के ऊपर। तो वहां पे तो आपका केबल का डिमांड ही आएगा सबसे ज्यादा, तो इसलिए कंपनी कह रही है कि उसका ग्रोथ हमको काफी अच्छा लग रहा है आने वाले टाइम के अंदर भी। देन एफएमईजी वाले बिजनेस में अगर हम बात करें, जो उनका 18% का ग्रोथ है, उसमें भी ये समझना जरूरी है कि ग्रोथ आ कहां से रहा है। तो वैसे तो उनका फैन वगैरह का डिवीजन ठीक कर रहा है, लेकिन क्योंकि इस बार आपका मॉनसून थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो इसलिए इन्होंने मतलब फैन का सेल्स वगैरह इतना ज्यादा अच्छा नहीं था। तो उसके बाद भी जो इनका 18% का ग्रोथ आया, उसको मेनली ड्राइव किया इनके सोलर प्रोडक्ट की कैटेगरीज ने। कंपनी का कहना है कि अगर आप हमारा सोलर प्रोडक्ट कैटेगरी देखोगे तो वाई लेवल पे वो डबल हो गया है, मतलब उसका जो सेल्स है वो डबल हो गया है। सोलर प्रोडक्ट्स में ये कंपनी सोलर इन्वर्टर्स बनाती है, सोलर केबल्स बनाती है, तो उसका ग्रोथ काफी अच्छा देखने को मिला है कंपनी को। एंड इनका मानना है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट ने भी जो वो सोलर रूफटॉप वाला जो प्लान लॉन्च किया है, स्कीम लॉन्च की है, वो भी एक और एनकरेजिंग चीज है। हालांकि मतलब इन्होंने डायरेक्टली ऐसा इंडिकेट नहीं किया कि ये उसके अंदर कुछ और आई मीन सोलर पंप वगैरह में कुछ और एंटर करने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इनका है कि आगे चल के मे बी उसको कंपनी एक्सप्लोर कर सकती है। अभी इन्होंने कोई गाइडेंस वगैरह उस पर एग्जैक्टली दिया नहीं है। मार्केट शेयर कंपनी का इंप्रूव हुआ है। अगर आप देखोगे केबल और वायर का, तो 26-27% का कंपनी का मार्केट शेयर है। बाकी ओवरऑल यही सारा अपडेट दिया है इन्होंने। अब अगर हम बात करें कंपनी का आउटलुक का, मतलब बिजनेस की स्कोप कैसा लगता है, अपॉर्चुनिटी कैसा लगता है ऑन द बेसिस ऑफ FY26, तो इनका ग्रोथ का गाइडेंस तो अगर आप केबल और वायर का देखोगे तो 18 से 20% का है, और उसमें अगर आप एफएमईजी ऐड कर दोगे तो आपका मतलब क्यूमुलेटिवली जो ग्रोथ है वो 20 से 22% का बनता है टिल FY2030, नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए गाइडेंस है इनका। मार्जिन पे ये कंपनी 11 से 13% का ही गाइडेंस दे रही है। अभी इस क्वार्टर में गाइडेंस मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, 15% का मार्जिन आया है। उसका रीजन एक तो ये है कि ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है इनको थोड़ा बहुत। दूसरा, जो कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस हैं वो स्टेबल रहे हैं। अब इन कंपनीज के लिए क्या होता है, केबल एंड वायर्स के लिए कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस आई मीन चाहे ज्यादा हो या मतलब कम हो या ज्यादा हो, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वोलेटिलिटी से ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। तो अगर कॉपर और एल्यूमिनियम के प्राइसेस एक ही डायरेक्शन में रहते हैं, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करते हैं, तो इन कंपनीज के पास में अपॉर्चुनिटी होता है कि ये प्राइस को पास थ्रू कर सकते हैं। जैसे लास्ट ईयर फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, इसीलिए Q1 में इनके मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा। इस बार फ्लक्चुएशन कम था, वोलेटिलिटी कम थी, तो कंपनी ने बहुत आराम से उसको पास ऑन किया अपने डीलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, जहां पे इनको मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला। लेकिन एक और चीज क्या है कि इसमें मैनेजमेंट ने एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं दिया कि ये जो मार्जिन का इंप्रूवमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा हमारा FY26 के अंदर। हालांकि ड्राइवर्स अवेलेबल हैं, जैसे पहला तो ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी को मिल ही रहा है, दूसरा एक्सपोर्ट का रेवेन्यू का शेयर इंक्रीज करने को ये देख रहे हैं, अभी 5-6% के आसपास है। इनका टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में इसको 10% तक लेके जाना है, तो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट तो उनको हर एक साल में देखने को मिलेगा। तो एक्सपोर्ट में मार्जिन अच्छा होता है, तो वहां से आपका थोड़ा बहुत EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो सकता है। देन एफएमईजी वाला बिजनेस है, वो ब्रेक इवन कर रहा है, उसका EBITDA मार्जिन इंप्रूव हो रहा है, तो वहां से भी मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सारे ड्राइवर्स हैं जो इनके EBITDA मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। लेकिन इसके साथ में दूसरी केसेस भी हमको डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि ये कैपेक्स कर रहे हैं तो वहां से थोड़ा बहुत मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ेगा। दूसरा एक और चीज है, कंपनी एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन पे इन्वेस्ट करती है अपने B2C बिजनेस पे, एफएमईजी वाले सेगमेंट के ऊपर, और इनका B2C का जो टॉप लाइन है उसका 3 से 5% कंपनी मार्केटिंग वगैरह पे इन्वेस्ट करती है। Q1 में नहीं किया इन्होंने, उसका भी बेनिफिट मिला कंपनी को बॉटम लाइन के अंदर। Q1 में इसीलिए नहीं किया बिकॉज
मॉनसून का सीजन था, तो इनको लगा नहीं कि वहां पे ज्यादा इन्वेस्ट हमको करना चाहिए मार्केटिंग पे। लेकिन इन्होंने बोला है कि आने वाले क्वार्टर्स में 3 से 5% हमारा जो एक्सपेक्टेड रहता है उतना इन्वेस्टमेंट हम करेंगे अपने मार्केटिंग वगैरह पे, तो उनका मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा आने वाले क्वार्टर्स में। सो इबिटा मार्जिन 15% तो ऑफकोर्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट ईयर 13% था, तो कंपनी आराम से 14% के आसपास इबिटा बहुत आराम से कर सकती है FY26 के अंदर। ग्रोथ वगैरह का गाइडेंस तो 20% का ही है, पहले क्वार्टर में 26% किया है, बट स्टिल ऑन अ कंजर्वेटिव बेसिस आप 20% का ग्रोथ एस्टिमेट आराम से लेके चल सकते हो कंपनी का। तो 20% का ग्रोथ, 14% का इबिटा, और थोड़ा बहुत अगर ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है कंपनी को, तो इनका जो फॉरवर्ड पी अगर आप देखोगे FY26 के बेसिस पे, वो आपका अराउंड 40 के आसपास आता है। थोड़ा सा और अगर हम एग्रेसिव होके लें तो 35 का फॉरवर्ड पी बन जाता है। अगर हम अज्यूम करें कि बॉटम लाइन में और अच्छा ग्रोथ मिल गया, ऑपरेटिंग लेवरेज और अच्छे से आ गया, तो आपका फॉरवर्ड पी अराउंड 35 के आसपास आ जाता है। तो ये वाला अगर हम चीज देखें तो ऑफकोर्स डील ठीक लगती है पॉलीकैब की, बिकॉज टॉप लाइन का ग्रोथ 20-25% है। अर्निंग ग्रोथ इस साल आपका अगर 25-30% रहेगा, तो आपका पीई जो है वो 35-36 के आसपास आ जाता है। लेकिन ये बेस्ट के सिनेरियो हम लेके चल रहे हैं। थोड़ा सा अगर बेस के सिनेरियो लेके चलें तो फॉरवर्ड पी कंपनी का 40 के अराउंड आता है, जो कि बहुत खराब डील नहीं है, बट ठीक है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसके साथ में हमको बाकी प्लेयर्स को भी डिस्कस करना पड़ेगा, बिकॉज वही हम बार बार बात करते हैं ना कि किसी भी एक बिजनेस का एक पैरामीटर देख के डिसाइड नहीं कर सकते, सेम किसी भी एक सेक्टर में एक प्लेयर को देख करके डिसाइड नहीं कर सकते कि ओवरऑल डील या अपॉर्चुनिटी कैसी है। तो इसके साथ में जो दूसरा सबसे बड़ा प्लेयर है इस इंडस्ट्री का, केईआई इंडस्ट्रीज, उसको अगर आप देखोगे, सो नेक्स्ट 5 इयर्स का केईआई का भी टारगेट यही है कि 20% से हमको ग्रो करना है। 20% का रेवेन्यू ग्रोथ वो टारगेट कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट 5 इयर्स। अब केईआई का इस साल का जो इबिटा मार्जिन का गाइडेंस है वो 11% है। लास्ट ईयर 10% था, इस साल 11% है, मतलब वाई वाई थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा कंपनी के इबिटा मार्जिन के अंदर। लेकिन क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कैपेक्स कमर्शियलाइज होने वाला है FY26 के अंदर, उनका गुजरात में जो सानंद में वो बहुत बड़ा कैपेक्स कर रहे हैं काफी टाइम से, सो वो इस बार Q2 में जाके कमर्शियलाइज होना स्टार्ट होगा, तो उससे थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन एक्सपेंस उनका इंक्रीज होगा। और टॉप लाइन का ग्रोथ का गाइडेंस भी इस साल का कंपनी का कम है, 17 से 18% है। वो इसीलिए बिकॉज जो उनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है वो पूरी फुल, लगभग ऑलमोस्ट फुल यूटिलाइजेशन पे है, और जो नई कैपेसिटी आएगी उसको भी पिकअप करने में टाइम लगेगा, उसका भी जो पूरा पोटेंशियल है वो कंपनी FY27 में यूज कर पाएगी। तो इसीलिए इन्होंने इस साल का रेवेन्यू का ग्रोथ का गाइडेंस 17 से 18% दिया है। तो 17-18% टॉप लाइन का ग्रोथ, इबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा, लेकिन थोड़ा सा बॉटम लाइन में हमको बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं देखने को मिल सकता है, बिकॉज डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस वगैरह कंपनी के इंक्रीज हो जाएंगे। तो केईआई ऑलरेडी काफी हाई पी पे ट्रेड कर रहा है, 53 से 54 पे, और इनका अगर आप फॉरवर्ड पी लोगे तो 40 से 45 के बीच में आता है। तो ऑफकोर्स पॉलीकैब के कंपैरिजन में कम अट्रैक्टिव डील लगता है, पॉलीकैब इससे बेटर डील है। अब बात करते हैं तीसरे प्लेयर की, आरआर काबिल। सो आरआर काबिल को जब आप इस पिक्चर में ऐड करते हो तो पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाता है, पूरा गेम चेंज हो जाता है। आरआर काबिल का Q4 जो था लास्ट ईयर का, Q4 ऑफ FY25, उसमें पूरा उन्होंने स्टोरी चेंज कर दिया। अपनी हिस्ट्री के सबसे बेस्ट नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट करे Q4 के अंदर, चाहे टॉप लाइन हो, चाहे इबिटा का नंबर हो, चाहे पैट का नंबर हो, हर एक पैरामीटर पे बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट करे। अब नंबर देख के तो लगता है कि चलो वन ऑफ था, मे बी कुछ ऑर्डर एक साथ बड़ा आ गया होगा कंपनी को जिसकी वजह से इतने अच्छे नंबर्स उन्होंने रिपोर्ट करे। लेकिन एक्चुअली में सेंटीमेंट तब चेंज हुआ जब उन्होंने गाइडेंस दिया नंबर्स के बाद में। तो उनकी मैनेजमेंट ने बोला है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए हम टारगेट कर रहे हैं कि हमारा जो टॉप लाइन है, जो केबल्स और वायर का बिजनेस है हमारा, वो 18% से ग्रो करेगा। 18% का ग्रोथ रहेगा केबल और वायर का। एफएमईजी वाला बिजनेस आरआर काबिल का भी है, तो वो टारगेट कर रहे हैं 25% का ग्रोथ कैगर अपने एफएमईजी वाले बिजनेस के अंदर। तो अगर आप दोनों को ऐड कर दोगे क्यूमुलेटिवली, तो इनका जो टॉप लाइन का ग्रोथ है वो 20 से 22% का बनता है। अब यहाँ पे चीजें बिल्कुल मतलब स्टेबल है, ठीक है। पॉलीकैब भी 20% 22% के ग्रोथ इंजन है, केईआई इंडस्ट्री भी 18-20% के आसपास ग्रो करने को देख रहा है, और आरआर काबिल भी 20 से 22% का ग्रोथ देख रहा है। तो यहाँ पे तीनों चीजें, तीनों प्लेयर्स जो है वो ऑलमोस्ट सेम प्लेस पे लगते हैं। लेकिन गेम चेंज होता है आपका इबिटा के ऊपर, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। आरआर काबिल की मैनेजमेंट का कहना है कि नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर हमारा जो इबिटा है वो 2.5 टाइम हो जाएगा, मतलब 2.5 गुना मेरा इबिटा ग्रो कर जाएगा बाय FY28, अगले 3 साल के अंदर। क्यों ग्रो कर जाएगा, कहां से मेरा इबिटा ग्रो करेगा? सो उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप पॉलीकैब की इबिटा मार्जिन देखोगे तो पॉलीकैब की इबिटा मार्जिन आज के टाइम पे 14-15% है, और एवरेज अगर हम लेके चले तो 13-14% के बीच में रहता है।
पहले कुछ साल पहले तक उनका EBITDA मार्जिन 10-11% के रेंज में रहता था, बट लास्ट 4-5 ईयर्स में उनके EBITDA मार्जिन में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। कहां से हुआ है? एक तो उनका रेवेन्यू मिक्स चेंज हुआ है, तो उसकी वजह से मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। दूसरा, उन्होंने काफी जल्दी बाकी प्लेयर से काफी जल्दी अपनी कैपेसिटी बिल्ड कर ली और उस पर स्केल मिल गया उनको, यूनिट इकोनॉमिक्स उनके लिए अच्छा हो गया, जिसकी वजह से उनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। लेकिन उनकी उनकी मैनेजमेंट भी इस चीज को नहीं बोलती और पॉसिबल भी नहीं है कि इस इंडस्ट्री में अभी नियर फ्यूचर में कोई भी प्लेयर जो है वो 16-17% तक इबिटा लेके जाए। सो ऑलरेडी पॉलीकैब 13-14% पे है और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए मैनेजमेंट ने खुद 11 से 13% का गाइडेंस दिया है। अगर हम बेस्ट केस भी लेके चले तो मे बी कंपनी 14% तक का इबिटा कर सकती है, यानी 100 बेसिस पॉइंट के आसपास आप इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो पॉलीकैब के मार्जिन में नेक्स्ट 5 ईयर्स के बेसिस पे। केईआई की अगर हम बात करें तो वो हिस्टोरिकली 9-10% पे होता था, अब वो धीरे धीरे 11% की तरफ बढ़ रहा है। इस साल वो 11% पहुंच जाएगा उसका इबिटा मार्जिन। लेकिन आप आरआर काबिल का इबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो इन तीनों प्लेयर्स में सबसे कम इबिटा मार्जिन है, 6-7% का इबिटा मार्जिन है कंपनी का। तो उनके पास में जो चांस है या जो स्कोप है अपने मार्जिन को इंप्रूव करने का वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पॉलीकैब ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल पे है 13-14%, केईआई उससे पीछे है 10-11%, आरआर काबिल अभी 6-7% पे है। तो इनके पास में पूरा चांस है कि अपने मार्जिन को ये मतलब कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। और इनकी मैनेजमेंट ने वही कहा है कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हमारा जो इबिटा मार्जिन है वो हर साल 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव होता जाएगा, यानी 7% से 8%, 9%, देन 10%। तो इसी बेसिस पे ये 2.5 टाइम का ग्रोथ टारगेट कर रहे हैं अपने इबिटा के अंदर। देन पॉइंट आता है कि आपका मार्जिन इंप्रूव कहां से होगा? तो इनका मार्जिन इंप्रूव होगा प्रोडक्ट मिक्स से। सो अभी तक ये जो केबल और वायर इंडस्ट्री है इसमें 65%, आई मीन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें 65% जो बिजनेस है वो आपका केबल के अंदर आता है, 35% जो आपका बिजनेस है वो वायर के अंदर आता है। लेकिन आरआर काबिल के लिए कंपोजिशन बिल्कुल ही उल्टा है। उनके लिए 70% जो बिजनेस है वो वायर से आता है, 30% जो बिजनेस है वो केबल से आता है। इस कंपनी की केबल की जो कैपेसिटी है वो काफी कम रही है पिछले काफी सालों से, जिसकी वजह से ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाए हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स के इनके पास ऑर्डर्स आते हैं, लेकिन इनको एक तो मार्जिन में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि इनसफिशिएंट कैपेसिटी होने की वजह से वो ऑर्डर फुलफिल करने में बहुत टाइम लगता था इनको। तो इनकी मैनेजमेंट का कहना है कि लास्ट 3-4 सालों में हमने इन सारी चीजों पे काम किया है। हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया है, पेनिट्रेशन बढ़ाया है, नेटवर्क को इंक्रीज किया है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज किया है। सो इसके बेसिस पे हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले 3 सालों में हमारा प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा और हमारे मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। ऑलरेडी इनका जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो 25% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में केबल और वायर इंडस्ट्री में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है आरआर काबिल। अगर हम इसकी बात करें तो 25% रेवेन्यू कंपनी का एक्सपोर्ट से आता है। सो वो मार्केट शेयर ऑलरेडी इन्होंने कैप्चर करके रखा है। जितने भी क्रिटिकल सर्टिफिकेशंस आपको चाहिए होते हैं उन मार्केट्स में एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सब आरआर काबिल के पास में अवेलेबल है। तो ये भी एक इनको एज देता है कि कंपनी उस अपॉर्चुनिटी को भी काफी अच्छे से टैप कर सकती है। सो यहां से इनका मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। और कंपनी कैपेक्स भी कर रही है, ये लगभग 1200 करोड़ का कैपेक्स कर रहे हैं अगले 3 साल के अंदर। इस साल इनकी ऑलरेडी केबल की एक जो कैपेसिटी है वो कमर्शियलाइज होगी, तो वहां से भी ग्रोथ आएगा। और उसके बाद 1200 करोड़ का कंपनी और फर्दर कैपेक्स कर रही है अगले 3 साल के लिए। देन पॉइंट आता है कि आपका ये जो 1200 करोड़ का कैपेक्स है इसकी फंडिंग कहां से होगी? तो आरआर काबिल का अगर आप इंटरनल अक्रूवल देखोगे वो बहुत स्ट्रांग है। मतलब इस कंपनी का इबिटा टू सीएफओ जो कन्वर्जन है वो आई थिंक जो लार्ज प्लेयर्स हैं उनमें सबसे बेस्ट है। पॉलीकैब और केईआई से भी बेस्ट है। ऑलमोस्ट 80-90-100% जो इनका इबिटा होता है वो इनके कैश में कन्वर्ट होता है। 1200 करोड़ का कैपेक्स ये प्लान कर रहे हैं, लगभग 400 करोड़ का इनके पास कैश फ्लो है एज ऑफ FY25। तो अगर आप लॉजिकली देखो हर एक साल कंपनी को 400 करोड़ कैपेक्स करना है, तो ये पूरा का पूरा जो फंडिंग है कंपनी इंटरनल अक्रूवल से ही कर सकती है, अपने कैश फ्लो से ही उस टारगेट को अचीव कर सकती है। मतलब कोई डेट वगैरह लेने की या इक्विटी डाइल्यूट करने की कोई जरूरत इनको पड़ेगी नहीं। तो ये एक और एडवांटेज है इनके पास में। हालांकि पॉलीकैब के पास में भी वो चीज है, लेकिन इनके पास में क्योंकि डेट नहीं लेना पड़ेगा, तो जो पैट में जो ग्रोथ है वो और अच्छा हो सकता है कंपनी के लिए। वहां पे और ज्यादा ऑपरेटिंग लिवरेज हमको देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इबिटा ग्रोथ 2.5 टाइम। अब पॉइंट आता है कि आपका इबिटा ग्रोथ तो 2.5 टाइम हो जाएगा, बॉटम लाइन पे उसका कैसा इंपैक्ट पड़ेगा? एक रेशियो होता है इबिटा टू पैट, यानी आपका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इबिटा कुछ नहीं होता है, स्क्रीन पे जो आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हो उसी को इबिटा बोलते हैं, वो सेम है। तो जो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या जो आपका इबिटा है उसका कितना परसेंट आपका पैट में कन्वर्ट होता है? तो आरआर काबिल का अगर आप ये रेशियो देखोगे, एवरेज देखोगे लास्ट 2-3 ईयर्स का, तो ऑन एन एवरेज 64 से 66% जो ये कंपनी इबिटा रिपोर्ट करती है उसका 64 से 66% का इबिटा इनका पैट में कन्वर्ट होता है।
सो अगर हम FY28 के बेसिस पे देखें, जो इनकी मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 2.5 टाइम ये टारगेट कर रहे हैं अपने EBITDA को, तो आज इनका EBITDA है 480 करोड़ के आसपास एज ऑफ FY25। इसका मतलब FY28 में कंपनी का EBITDA लगभग 1215 करोड़ के आसपास हो जाएगा, 1215 करोड़। सो 1215 करोड़ का अगर हम कन्वर्जन देखें पैट में 60%, हम और एक्सट्रीम कंजर्वेटिव एस्टिमेट लेके चलते हैं, अगर हम 60% भी एस्टिमेट लेके चले कि पैट में कन्वर्ट होता है, तो कंपनी का जो FY28 का पैट है वो अराउंड 730 करोड़ के आसपास आता है। अभी FY25 का पैट कितना था? आई थिंक 300 कुछ करोड़ था, और आपका FY28 का पैट कितना एस्टिमेटेड है? 730 करोड़ के आसपास। तो आपका पैट जो है वो डबल से भी ज्यादा हो रहा है, 2.5 टाइम से भी ज्यादा ग्रोथ उसमें देखने को मिल रही है नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। और अगर आप कैगर में कैलकुलेट करोगे तो 32% का कैगर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है अपने पैट के अंदर, जो इनका गाइडेंस है उसके बेसिस पे अगर हम एस्टिमेट करें। सो 32% का अर्निंग कंपाउंडिंग हो सकता है इस कंपनी का पैट के अंदर नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। तो ये एक काफी सॉलिड डील लगता है। देन आर काबिल का FY26 के बेसिस पे अगर आप फॉरवर्ड पी निकालने जाओगे तो इनका गाइडेंस है कि इस साल भी मिनिमम 100 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट तो आएगा हमारे EBITDA मार्जिन में। तो लास्ट ईयर इनका EBITDA मार्जिन था 6%, इस साल अगर आप अज्यूम करोगे 7%, और एक और इनका जो कैपेक्स कमर्शियलाइज हो रहा है तो थोड़ा बहुत डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी कंपनी का इंक्रीज होगा। तो जो फॉरवर्ड पी है आर काबिल का कंजर्वेटिव बेसिस पे अगर हम बात करें तो अराउंड 40 के आसपास आता है, 40-42 के आसपास। मतलब अगर मैं FY26 के बेसिस पे कंपेयर करूं ना, तो आर काबिल पॉलीकैब दोनों मेरे को सेम डील लगता है मुझे, मतलब दोनों में कोई ज्यादा ऐसा बेटर अट्रैक्टिव लगता नहीं है एज ऑफ नाउ। आर काबिल का रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट आने के बाद और क्लैरिटी आएगा, हो सकता है इस क्वार्टर में और अच्छे नंबर आ जाए उनके, बिकॉज लास्ट क्वार्टर में तो उन्होंने ऑल टाइम हाईएस्ट EBITDA मार्जिन रिपोर्ट किया था, तो वो रिजल्ट के बाद क्लैरिटी मिलेगा। ये भी हो सकता है कंपनी गाइडेंस को ही मिस कर दे, तो दोनों चीजें पॉसिबल है। लेकिन अभी तक जो हमारे पास चीजें सामने हैं उसके बेसिस पे आर काबिल और पॉलीकैब एज ऑफ FY26 के बेसिस पे अगर हम देखें तो दोनों सेम डील लगती है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर, यानी शॉर्ट टू मीडियम टर्म ही बोलेंगे इसको, नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर आर काबिल का जो टारगेट है, जो गाइडेंस है, वो काफी ज्यादा बेटर है इन कंपैरिजन टू पॉलीकैब या केईया इंडस्ट्री। तो उनके स्टॉक के अंदर री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज्यादा हाई है। हालांकि ये आर काबिल का डील और भी ज्यादा अच्छा था Q4 के रिजल्ट के बाद में, ऑलरेडी आपने देखा होगा 30-40% का अपसाइड आ गया स्टॉक के अंदर। लेकिन यहां से भी अगर कंपनी उस चीज को एग्जीक्यूट करते हुए जाती है तो इन तीनों प्लेयर्स में एक्चुअली जो सबसे बेटर डील लगती है वो आर काबिल के अंदर लगती है। पॉलीकैब ऑलरेडी 50 के पीई पे है, बट क्योंकि उनका मार्जिन एक्सपेंशन का इतना ज्यादा चांस नहीं है आगे चल के नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर, और ग्रोथ भी वो सेम 20-25% के आसपास का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आर काबिल के केस में ये है कि ग्रोथ तो 20-22% रहेगी, लेकिन मार्जिन एक्सपेंशन काफी हाई होगा, EBITDA मोर देन डबल हो जाएगा, पैट कंपनी का आराम से 3-4 गुना हो सकता है। तो जो पैग रेशियो आप देखोगे वो आर काबिल के केस में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है। हाँ, अभी जो री रेटिंग हो गई उसकी वजह से डील इतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है नियर टर्म के लिए, बट वही है, आने वाले क्वार्टर्स के रिजल्ट हमको देखने की वहां पे मैनेजमेंट का कैसा एग्जीक्यूशन रहता है। लेकिन अगर मैं मीडियम टर्म का भी लेके चलूं तो मुझे आर काबिल में ज्यादा बेटर डील लगती है। तो ये पूरा स्कोप बनता है लार्ज कैप स्पेस में। मैं पर्सनली इतना ज्यादा एक्टिवली ट्रैक करता नहीं हूँ लार्ज प्लेयर्स को, मेरा जो इंटरेस्ट है वो जो 3 छोटे प्लेयर्स है इस पूरे सेक्टर के, डायनामिक केबल, आपका पैरामाउंट और आपका डेल्टन केबल, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट है, बिकॉज उनका बेस छोटा है और लास्ट 3-4 सालों से उन तीनों प्लेयर्स ने बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी दिखाई है, हर एक क्वार्टर में इतना अच्छा ग्रोथ दिखाया है, मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। बीच बीच में जरूर थोड़े बहुत ऐसे क्वार्टर आए हैं जहां पे मार्जिन पे इंपैक्ट पड़ा है, लेकिन ग्रोथ में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। किसी का टर्न अराउंड स्टोरी है, किसी का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी है, हर एक प्लेयर ने काफी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया, तो वहां पे ज्यादा अच्छी डील लगती है। इवन अगर आप डायनामिक केबल को भी लो, उनकी भी मैनेजमेंट का ग्रोथ का गाइडेंस तो 18-20% ही रहता है, लेकिन वो करते 25% है। पैट का ग्रोथ 30-35% आता है, और उसका जो पी है वो 32-33 है। तो मतलब इन तीनों प्लेयर से काफी लोअर वैल्यूएशन पे वो ट्रेड करता है। तो अगर मुझे कहीं सेफर बैट लेना ही है तो मैं डायनामिक केबल पे लूंगा, बिकॉज वहां मुझे ज्यादा पी रेटिंग का चांस मिलेगा। तो इसलिए मेरा जो मेन फोकस है वो उन तीनों प्लेयर्स पे, उन छोटे प्लेयर्स पे। ये जो लार्ज कैप स्पेस में अगर मुझे देखना ही है, बिकॉज बहुत सारे लोगों का क्वेरी आया था, तो ऑफकोर्स मुझे आर काबिल में ज्यादा अच्छा स्कोप दिखता है इन कंपैरिजन टू पॉलीकैब एंड केईया इंडस्ट्री। तो ये हमने डिस्कशन किया है इस पूरे स्पेस के अंदर। सेक्टर में तो डिमांड है, 14-15% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है पूरी इंडस्ट्री में। तो आई मीन इस इंडस्ट्री में आपको ट्रैक करते रहना है, स्टडी करते रहना है प्लेयर्स को, काफी सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।